नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तर प्रदेश की और सबसे पहले नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फुटबॉल कोच से लूट के 2 आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार किए गए। पुलिस एनकाउंटर में मोहित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ ही बदमाश मुश्ताक को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा, एक चाकू, लूटी हुई कार की भी बरामद की है। सड़क पर राह चलते लोगों को चाकू और तमंचा दिखाकर ये लूटा करते थे। नोएडा एनसीआर में दोनों ही वारदातों को अंजाम देते थे। दर्जनों केस इन पर दर्ज है अलग अलग थानों में। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस पुस्ता रोड से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इधर गाजीपुर में गैंगस्टर राम नरेश की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने एक्शन लिया और 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कई जमीनों को पुलिस ने कुर्क किया है। अलग अलग संपत्ति थी। राम नरेश और उसके बेटे रवि की संपत्तियों की कुर्की हुई। दोनों पर हत्या, धोखाधड़ी, रेप के कई मामले दर्ज हैं। और जो इन्होंने अपनी अवैध गतिविधियों से जो भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। सर, इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? आज जो संपत्तियां हैं, इनकी 4 संपत्ति हैं जो शहर के अंदर हैं और बहुमूल्य संपत्तियां हैं, जिनका बाजारू कीमत लगभग 9 करोड़ के करीब है। इधर माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दूसरे आरोपी सोनू को 5 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस मामले में आज सजा हुई है, साल 2010 का ये मामला है। मुख्तार पर करंडा थाने में साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड, मीर हसन पर हमले के मामले जोड़े गए थे। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद जो निर्णय आदेश पारित किया है, उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 10 वर्ष की सजा सुनाई है। मुख्तार को 10 वर्ष की सजा के साथ साथ कोर्ट ने उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक अन्य आरोपी सोनू यादव को कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा दी है और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था, जिसका मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था और कल ही कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। मामले के अन्य आरोपी सोनू यादव को भी दोषी करार दिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए मुख्तार को 10 वर्ष की सजा दी है और 5 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि सोनू यादव को 5 वर्ष की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 गाजीपुर। प्रयागराज से बड़ी खबर, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को कोर्ट से झटका लगा। गिरफ्तारी की रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई है। उमेश पाल हत्या केस में दर्ज हुई थी एफआईआर और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी जैनब फातिमा पर भी। फातिमा ने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए याचिका अपने वकीलों के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया था, लेकिन अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि जैनब फातिमा की गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। द ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। ऑनलाइन बुक किए गए सामान को डिलीवर करने पहुंचे डिलीवरी बॉय पर रेप की कोशिश और मारपीट के आरोप है। सुबह 5 बजे का ये मामला है। डिलीवरी बॉय अंडा और ब्रेड डिलीवरी करने पहुंचा था। इस दौरान उसने युवती से रेप की कोशिश की है। रेप की कोशिश के बाद आरोपी युवक मौके से भाग निकला। युवती की ओर से बिचरख थाने में तहरीर दी गई। केस दर्ज कर आरोपी डिलीवरी बॉय की तलाश शुरू कर दी गई है।
इधर कानपुर के मेडिकल कॉलेज में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले को लेकर अब केंद्रीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम ब्लड बैंक पहुंची, जहां उसने 9 साल के रिकॉर्ड को देखा और थैलेसीमिया सेंटर जाकर पीड़ित बच्चों की एक एक कर फाइल चेक की गई। टीम ने 50 से ज्यादा रजिस्टर्ड चेक किए हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम जांच के बाद अपनी रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देगी, जिसके बाद संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चढ़ने के बाद संक्रमण की शिकायत हुई, जिसका मामला हाईलाइट हुआ और उस पर राजनीति भी हुई। हालांकि जहां एक और एचओडी ने इसे 10 साल का मामला बताया, तो वहीं प्राचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एचओडी की बात को पूरी तरीके से नकार दिया। इन सब के बीच डीसीजीआई की टीम इस वक्त यहाँ ब्लड बैंक में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यही वो कैंपस है जहां वो टीम मौजूद है और यहां जब से टीम आई है उसके बाद से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो टीम है ये 3 सदस्यीय टीम है, एनसीआर से आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कानपुर के किसी ब्लड बैंक से गया या कानपुर के इस ब्लड बैंक से क्या या किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से गया, इसकी जांच कर रही है। इसके लिए सारे पेपर्स खंगाले जा रहे हैं। 2009 से लेके 2023 मार्च तक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो अधिकारी अभी काफी देर यहाँ डटे रहेंगे। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या, मगर इन सब के बीच कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी बनाने की तैयारी तेज कर दी है। पहले चरण के निर्माण को लेकर 26 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। कंपनी प्रतिनिधियों के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों की मीटिंग हुई। 230 एकड़ में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए टेंडर डालने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग हुई है। इस बैठक में फिल्म जगत से मशहूर फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के गांव बरहेती में शादी से 8 दिन पहले एक युवती की प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। 25 अक्टूबर की रात वारदात हुई थी। घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर शव मिला था। भूसे में यह शव था। मामला उजागर होने के कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उसकी दूसरी जगह शादी से नाराज था और इसी बात पर उसने लड़की की हत्या की। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर घटना को संज्ञान में लिया और बॉडी को तत्काल रूप से पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। एक परिजनों से तहरीर लेते हुए थाना क्वारसी पर इस संबंध में एक एफआईआर भी पंजीकृत करा दी गई है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। बहराइच के करतनिया घाट इलाके में कई महीने से आतंक का पर्याय बन चुका खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। जंगल से भटककर गांव वाले इलाके में ये पहुंच गया था। तेंदुए ने खेतों में काम करने वाले कई लोगों को निशाना बनाया था। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। चित्रकूट में करवा चौथ के लिए पैसे मांगने पर पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुली तलैया गांव में बीरबल नाम का शख्स पैसे मांगने पर पहले पत्नी को बेरहमी से पीटता है, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। पत्नी की हत्या के बाद बीरबल ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों की मौत की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। को गला घोट के मारा। उनका कुछ घरेलू विवाद हुआ जिससे आक्रोशित होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद स्वयं फांसी लगा ली। तो अभी कुछ ही समय पहले पुलिस को इसकी सूचना मिली है और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, जिसके उपरांत पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर मेरठ की एक पॉश कॉलोनी में हाई प्रोफाइल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने किराएदार दंपति को हिरासत में लिया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की हत्या हो गई थी। शव किराएदार के कमरे से बरामद हुआ। किराएदार दंपति मौके से फरार मिले। पुलिस दोनों से अब पूछताछ कर रही है।
इधर आगरा में सराफा लूटकांड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बदमाश किस तरह से सराफा दुकान के मालिक को तमंचे की नोक पर लूट की इस वारदात को अंजाम देता है। 24 अक्टूबर को आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक सराफा की दुकान पर लूट हुई थी। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश दुकान में सोने चांदी के आभूषण के साथ ही नकदी लेकर भी भाग गए, जिसके बाद पुलिस इन बदमाशों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। पुलिस से एनकाउंटर में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। इधर सहारनपुर में बहू की हत्या का मामला सामने आया। सास पर बहू की हत्या का आरोप है। थाना बड़गांव के जड़ौदा पांडा गांव में पीट कर गर्भवती बहू की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। आरोपी सास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दहेज हत्या का इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सास के विरुद्ध, और इसमें जो उनकी गिरफ्तारी की गई है सास की, और जिस पत्थर से वार किया गया था सर पर, वो भी बरामद किया गया है। और इसमें आज उनकी सास जो है उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर मिर्जापुर में सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे हैं। महिला बस ड्राइवर शामिल हैं। बस में 31 लोग सवार थे। हादसे के बाद गांव वालों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दादरी बांध के पास ये पूरा हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया। बस में 31 लोग थे, जिसमें से हमारे 16 लोग जो है वो घायल हुए थे। उनको हमने उपचारित करके पीएचसी पर ही उनका उपचार चल रहा है और शीघ्र ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 10 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएँ हैं और 1 ड्राइवर है, और उनके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और जो मृतक व्यक्ति हैं उनकी जो भी आवश्यक सहायता है वो सभी तुरंत सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर इटावा में दूसरी शादी करने के लिए पति ने पहली पत्नी की हत्या कर दी और इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पिछले दिनों फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला का फांसी से लटका शव मिला था। उस दौरान आरोपी पति ने हत्या को आत्महत्या बताया था। हालांकि पुलिस ने सच्चाई सामने ला दी है। कुछ दिन बाद ही पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया था और सभी साक्ष्य वहां इकट्ठा किए गए हैं। मृतक महिला के परिजन भी आ गए थे। उनके द्वारा दहेज की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसमें उनकी ससुरालजन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट में कल मवेशी चराने के दौरान लापता हुई किशोरी का आज शव बरामद हुआ। किशोरी पर पहले डंडे से हमला किया गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। शव के पास से डंडा भी बरामद कर लिया गया। मऊ थाना क्षेत्र के तितौली गांव में ये वारदात हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। और रात को लगभग 2:30 बजे परिवार द्वारा युवती का शव वहीं पाया गया, जहां पे वो बकरियां चराने के लिए गई थी। प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी नाड़े से कस के उनका गला घोटा गया है, बट और स्पष्टता जो है कि क्या कारण रहा है मृत्यु का, वो पोस्टमार्टम के उपरांत आएगी। बाकी सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी को तलाश करने का भी प्रयास किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पत्नी के भाग जाने पर पति ने जहर खाने का मामला एक सामने आया। दरअसल युवक की पत्नी 1 साल पहले मायके गई थी। अब वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है और इसकी सूचना जैसे ही पति को मिली, पति ने जहर खा लिया। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। किस बात से नाराजगी थी? पत्नी आ नहीं रही है, क्या हुआ? पत्नी चली किसी और साथ में।
और सब चीज चली गई है। क्या खाया है? नहीं, क्या कौन सा पाउडर था? क्या कोई जहरीला पाउडर? पत्नी किसी इसको छोड़ गई बिल्कुल ही, छोड़ गई, इसलिए दुखी हो गए। इसी कारण प्रतापगढ़ में एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लखनऊ से आई 6 सदस्यीय टीम पट्टी तहसील में तैनात कानूनगो रमाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। टीम ने लेखपाल को चिलबिला के पास से गिरफ्तार किया। इधर भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का कायाकल्प किया है। पीएम मेरे मित्र हैं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें जगत गुरु के पुस्तकों के विमोचन का मौका मिला और वो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। पुस्तकों को जगत गुरु जी का आशीर्वाद वो मान रहे हैं। वहीं इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को जीत का आशीर्वाद दिया। रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली, कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है,
उसको कहते हैं भारत। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये इवेंट बहुत ही खास है, जिसमें नए इनोवेशन के साथ ही बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। ये इवेंट 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में दुनिया भर से 31 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इस इवेंट में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लॉन्च किया। रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया है। भारत के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं देने वाली रिलायंस जियो पहली गीगा फाइबर आधारित सेवा है। इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो स्पेस फाइबर की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही जियो की आने वाली सेवाओं की तकनीकी को विस्तार से समझाया। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप, चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, मेड अस इनोवेट एंड एनर्जाइज्ड अस टू टेक इंडिया टू द फोरफ्रंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, प्रगति मैदान का मंडपम, नई दिल्ली। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के